अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बज़ाहिर एक बहुत छोटा लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन इसकी जो फंक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आज वीडियो आपके पास आएगी। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके पास आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो हम जाते हैं, आज एटमॉस्फेयर पर बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है वो हम समझते हैं कि इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ये गैसेस का ब्लैंकेट है, ठीक है ना। ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, गैसेस की ब्लैंकेट है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं अगर ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है? तो पहले हम जाते हैं जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की वो पढ़ते हैं, फिर आते हैं इनकी टोटल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा एटमॉस्फेयर कहाँ पे मौजूद है और किस तरह मौजूद है। इसमें जाने से पहले हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है कितनी किस्म के गैसेस से बना हुआ है। बेसिकली एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है, और ये एटमॉस्फेयर को मैंने आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से लिखा है और बहुत अच्छे ट्रिक्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, और इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में आपको पूरा एटमॉस्फेयर आपको समझ आ जाएगा। और ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल किए कि आप इसको फिर भूल भी नहीं पाएंगे कि मतलब एटमॉस्फेयर की कंस्ट्रक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास दो किस्म के गैसेज हैं कंपोजिशन के हवाले से। कांस्टेंट गैसेज है, वेरिएबल गैसेज है। वो गैसेस जो चेंज नहीं होते, जो कंटिन्यूसली एक जैसे रहते हैं। और इसमें हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 78% है, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 20.94% है। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होते, ये नहीं करते, अपने आप को चेंज नहीं करते। मतलब इनकी जो कंपोजिशन होती है वो एक जैसी रहती है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो प्रेजेंस है वो एक जैसी रहती है। जो हमारे पास वेरिएबल गैसेज हैं वो CO2 है, वाटर वेपर्स है, इस तरह और भी बहुत सारे जो हमारे पास गैसेज है वो वक्तन फवक्तन जो है वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, यानी उनकी स्ट्रक्चर जो है चेंज होती है। सॉरी, उनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है, उनकी जो परसेंटेज है वो चेंज होती है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैसेस भी है, आर्गॉन भी है, बहुत सारे गैसेस हैं। लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है जो हमारे टोटल एटमॉस्फेयर को 99% एटमॉस्फेयर को ये बनाते हैं। ये गैसेस अपने आप को चेंज नहीं करते, ठीक है, ये ऐसी ही रहती है। बल्कि 99% जो हमारे एटमॉस्फेयर को ये कंपोज कर देती है। बाकी जो वेरिएबल गैसेस है ये हमारे पास चेंज होती रहती हैं। अब एटमॉस्फेयर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो हैं वो एटमॉस्फेयर की हैं कि वो लाइफ सस्टेनेबिलिटी ह्यूमन लाइफ को देती है। कैसे देती है? ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारे पास अर्थ है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर मौजूद है, ठीक है ना। और ये आपके पास सपोज सन है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली रेडिएशंस भेजती हैं जमीन की तरफ, ठीक है ना। अगर ये हमारी एटमॉस्फेयर नहीं होती तो क्या होता? यानी ये गैसेस नहीं होते, हमारे ज़मीन के सरफेस पर जो गैसेस का फिनोमेना है या गैसेस की जो मिकदार है ये मिकदार नहीं होती तो क्या होता? तो ये सन रेडिएशंस डायरेक्ट हमारे सरफेस को क्या कर देती है? हीट कर देती है। यानी सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट आ जाती है। अभी आपको पता है 59%, 51% ऑलमोस्ट रेडिएशन जो है वो आती है, बाकी क्या हो जाती है? बाकी हमारा अपर एटमॉस्फेयर इसको क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर ये गैसेस, अगर ये मिसाल के तौर पर ये गैसेस नहीं होते तो क्या होता? ये गैसेस नहीं होते, एटमॉस्फेयर के गैसेस नहीं होते
तो आपको पता है कि सूरज की रेडिएशंस डायरेक्ट आते हैं, सरफेस को हीट करते हैं, और दिन को टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस होता अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता। सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती, सरफेस को हीट करती और इंसानों पर लगती, तो दिन को टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता। ये एटमॉस्फेयर का फ़ायदा है कि अभी इसमें 51% रेडिएशंस को ये क्या कर देती है, ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट करती है। इसमें कुछ आगे हम पढ़ेंगे डिफ्यूज रेडिएशंस वगैरह, ये सारे इसमें होते हैं। मतलब आधी लाइट जो है वापस हो जाती है, आधी लाइट पहुंच जाती है। और आपको पता है आधी लाइट के बावजूद जून जुलाई में हम ज़मीन के सरफेस पर गर्मी की वजह से गुजारा नहीं कर सकते। तो इस ये एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर एक एहसान है कि सूरज की रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, लाइफ को सस्टेनेबिलिटी देती है, इंसानों की, जानवरों की, दूसरे चीज़ों की, ठीक है ना। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि सूरज की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, आने नहीं देती है। दूसरी फ़ायदा क्या है कि आप देख रहे हैं अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, सपोज सूरज की रोशनी कम आती, सपोज कम आती, रात को सूरज नहीं होता, रात को सूरज की रोशनी नहीं है ना, तो क्या हो जाती है, तो सर्दी लग जाती है हमें, और -100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस यानी -100, -1, -101, -102 तक टेम्परेचर चला जाता। इसका मतलब यह है कि सर्दियों की वजह से भी, सर्दी की वजह से भी फिर ज़मीन के सरफेस पर ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं होती अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है ना। मून के सरफेस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि दिन को टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और रात को -100 यानी -100 भी नीचे चला जाता है, 137, 133, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। यह है फ़ायदे एटमॉस्फेयर का। आने वाली लाइट को आने नहीं देती है, जाने वाली लाइट को जाने नहीं देती है। आने वाली लाइट को मॉडरेट टेम्परेचर के लिए ज़रूरी है, जाने वाली लाइट भी मॉडरेट टेम्परेचर के लिए ज़रूरी है, इसलिए दिन रात में इतना फ़र्क नहीं होता है और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक ये फ़ायदा हो गया एटमॉस्फेयर का। दूसरी, हमारे पास एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास जो है, अब आपको पता है कि हमारी ज़मीन जो है वो इनक्लाइंड है, क्या है, इनक्लाइंड है, और सारा टाइम हमारे पास टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। इधर रेडिएशन ज़्यादा, इधर कम, इधर गर्मी ज़्यादा, इधर कम। इसका मतलब ये है ये लोग गर्मियों से मर जाएंगे, गर्मी से मर जाएंगे अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी, और ये सर्दी से मर जाएंगे। यहाँ पे जानवर गर्मी से मर जाएंगे, यहाँ पे सर्दी से। यहाँ पे पौधे गर्मी की वजह से ग्रोथ नहीं कर सकते, यहाँ पे पौधे सर्दी की वजह से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो यही एटमॉस्फेयर है जो क्या कर देता है कि इस गर्म विंड्स को इस तरफ ट्रांसफ़र करता है और इस कोल्ड विंड को इस तरफ ट्रांसफ़र करता है। दीज आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास। ये एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास स्टॉर्म के फॉर्म में मौजूद है, साइक्लोन्स के फॉर्म में मौजूद है, टोर्नाडोज के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, हेयर करंट्स के फॉर्म में मौजूद है, जेट स्ट्रीम के फॉर्म में मौजूद है, एयर मासेस के फॉर्म में मौजूद है। ये बहुत सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास आर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर की वजह से। इवन ओशियन करंट्स भी आपके जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करती है एक मुकाम से दूसरी मुकाम तक, इसलिए यहाँ पे भी टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर की जो फ़ायदे हैं वो कितने हैं। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एग्जॉल करते हैं, इसी तरह पौधे वाइस वर्सा ये काम करते हैं, ये सारे एटमॉस्फेयर की वजह से है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होते। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आते हैं एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर किस तरह मौजूद है। ये जो पहला मैंने लिखा है बायोस्फीयर, ये पहला स्फीयर है जिसमें इंसानी लाइफ सरवाइव करती है। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी या एनवायरमेंटल साइंसेस के हवाले से ये स्फीयर ज्योग्राफर्स और एनवायरमेंटलिस्ट काउंट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने इधर काउंट कर दिया है कि ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक मौजूद है बायोस्फीयर, ठीक है ना। ये 1 किलोमीटर तक मौजूद है, इसमें लाइफ सस्टेनेबिलिटी है। यहाँ पे पौधे, जानवर, इंसान
यहाँ पे सरवाइव करते हैं, ये 1 किलोमीटर तक है। इसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट दूसरा लेयर है जो 0 से लेकर किसी जगह 12 किसी जगह 18 किलोमीटर तक वजूद रखता है। यानी इस तरह अल्टीट्यूड्स पर आप ये समझेंगे कि ये 12 और 18 क्यों है। अल्टीट्यूड्स पर कहीं अल्टीट्यूड बढ़ जाती है तो ये 18 किलोमीटर तक मौजूद होता है हाइट, कहीं अल्टीट्यूड नीचे होती है तो ये 12 किलोमीटर तक वजूद रखता है। इसलिए हमने इसका रेंज रखा है 12 टू 18 किलोमीटर के रेंज में ये पाया जाता है। यानी 0 से लेकर 1 किलोमीटर मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर है, और 1 किलोमीटर के बाद इसलिए हमने इसलिए 0 लिखा हुआ है कि कुछ जियोग्राफर्स कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो बायोस्फीयर को काउंट नहीं करते हैं, मैंने काउंट कर दिया है, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 12 से 18 किलोमीटर के रेंज में ये जो स्फीयर पाया जाता है उसका नाम है ट्रोपोस्फीयर। इस स्फीयर में क्या होता है, याद रखें कि इस स्फीयर में टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर की लाइन है, ठीक है। ये कहाँ तक मौजूद होता है, 12 टू 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर जैसे ही पहुंच जाता है ये लेयर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे सब जो हमारे पास टेम्परेचर है वो -53 डिग्री तक चला जाता है। इसका मतलब है 0 से स्टार्ट है टेम्परेचर -53 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समझाने की कोशिश बाद में करता हूँ, पहला स्फीयर आपको बता दूँ। ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। किलोमीटर भी मैंने लिखे हैं, डेटा सब कुछ मैंने लिखी हैं। याद करने के लिए थोड़ा सा आसान आपको बता दूं कि भाई टीचर से मत टकराओ, भाई टीचर से मत टकराओ, इस तरह आप याद करेंगे। बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है। और वो हो गया एक्सोस्फीयर। ये निशान मैंने लगाए हैं, बायोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, ये हो गया मेसोस्फीयर, ये हो गया थर्मोस्फीयर, ये हो गया एक्सोस्फीयर, ठीक है ना। तो पहले आते हैं ट्रोपोस्फीयर। ये जो ट्रोपोस्फीयर है कहाँ तक वजूद रखता है, 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक। या तो आपको हो गया भाई टीचर से मत टकराओ, सिंपल सी बात है याद करने के लिए, ठीक है ना। ये 18 किलोमीटर तक वजूद रखता है मैक्सिमम, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे -53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ये देखो ये टेम्परेचर की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। क्लाउड्स यहाँ होते हैं, यानी बादल यहाँ बनते हैं, ठीक है ना, और बारिश भी यहाँ होती है, ठीक है ना, और एयर बैलून्स, ये बच्चों की जो बैलून्स होते हैं वगैरह, ये इसी स्फीयर में मूवमेंट करते हैं। आम बैलून्स जिसको हम कहते हैं, या कोई दूसरा जो उतरने वाले बैलून्स होते हैं वो इधर ही होते हैं। पैसेंजर प्लेन्स भी इसी उसमें सफ़र करते हैं। पैसेंजर प्लेन्स जो सवारी के जहाज़ होते हैं ना, वो भी इसी प्लेन में क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। तो इस स्फीयर की 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एयर पैसेंजर, बैलून, और क्लाउड्स फॉर्मेशन, और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का होना, इसी स्फीयर में पाया जाता है। और याद रखें ये 80% टोटल एटमॉस्फेयर का जो 80% है वो यहाँ पे है, यानी जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर है उसका 80% गैसेस यहाँ पे वजूद रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 80% जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन वगैरह वजूद यहाँ रखते हैं, तो इसका मतलब है ये कंडेंस किस्म का हमारा एटमॉस्फेयर है। यानी ये जो एटमॉस्फेयर है ये बिल्कुल मॉलिक्यूल बहुत कंडेंस है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, राइट। अच्छा, इसकी लास्ट लाइन को कहते हैं ट्रोपोपास। इसको ट्रोपोपास कहते हैं, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर ख़त्म होता है तो वहाँ उस लाइन को ट्रोपोपास कहते हैं। अच्छा, फिर इन्वायरमेंटलिस्ट इस लेयर को काउंट नहीं करते। एक छोटा सा लेयर है जो कि लेयर तो नहीं है लेकिन एक पोर्शन है, यहाँ पे गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं इस मुकाम पर इंतहाई ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और ये बात इंपॉर्टेंट बात हम एयर मासेस में डिस्कस करेंगे, आप इसी चीज़ को याद रखिएगा। तब तक यहाँ जैसे ही गैसेज इधर आते हैं तो इंतहाई ठंडा हो जाते हैं। गर्म हवाएं याद रखें, गर्म हवाएं ऊपर चलती हैं, ठंडी हवाएं नीचे जाती हैं, ठीक है। ये हवाएं जैसे ही ऊपर आती हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे इंतहाई ठंडी हो जाती है और बड़े स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। हम एक छोटा सा पोर्शन है, ये कहीं मौजूद होता है
18 किलोमीटर से ऊपर, 19-20 और 22-30 इस रेंज में एक छोटा सा पोर्शन है हवाओं का। ये हवाएं बड़ी स्पीड से चलते हैं। इन हवाओं को कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम, बहुत स्पीड। हम क्या करते थे, ये जो जेट एरोप्लेन है ये इन्हीं हवाओं में एंटर करते हैं। जेट एरोप्लेन, तैयारे जिसको कहते हैं ना, इसी हम जेट स्ट्रीम एंटर करते हैं, फिर ये बड़ी स्पीड से जाते हैं, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जेट एरोप्लेन इसी रेंज में चलते हैं। अच्छा, ये जो मेन स्फीयर था, ये तो मैंने आपको बता दिया, ट्रोपोस्फीयर से लेकर स्ट्रेटोस्फीयर तक। ये आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मुकाम, ये स्ट्रेटोस्फीयर का है। इसमें एक छोटा सा पोर्शन जेट स्ट्रीम का है, जेट हवाओं का है, और थोड़ा सा जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है उससे नीचे एक छोटा सा लेयर पाया जाता है, और उस लेयर का नाम क्या है? ओजोन लेयर या ओजोनोस्फीयर। ये 20 से लेकर 35 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। जेट स्ट्रीम और ओजोनोस्फीयर के बीच में ये रेडियो साउंड जो हैं डिवाइसेस होते हैं जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना को मेजर करते हैं। ये रेडियो साउंड यहाँ पे होते हैं, किधर? स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर और ओजोनोस्फीयर से नीचे, इस रेंज में पाए जाते हैं। ये रेंज आया हमारे पास ओजोन लेयर का। ठीक है, अच्छा, अभी टेम्परेचर की वापस फिर बात करते हैं कि -53 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर यहाँ रिड्यूस हो गया, फिर सीधा जाना शुरू करेगा, फिर ऐसी गर्म होता जाएगा लेयर। आप बोलेंगे कि टेम्परेचर क्यों ऐसा बढ़ रहा है? इसकी वजह यह है कि यहाँ से जैसे ही ओजोन लेयर स्टार्ट होती है, ओजोन लेयर वो 3 से बना हुआ है, जो कि ईट पेनिट्रेशन लेयर है, ईट को पेनिट्रेट करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है ना, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इस वजह से टेम्परेचर का राइज होना शुरू हो जाता है। किधर आता है? -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी -53 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रेंज पहुंच गया। ठीक है ना। अच्छा, ओजोन लेयर क्या कर देता है? सूरज की रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है। कौन से रेडिएशंस को? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है, जो बहुत ख़तरनाक रेडिएशंस है, जो इंसानी जिस्म पर बुरे असरात छोड़ते हैं। उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों रिफ्लेक्ट कर देता है? ये फ्रीक्वेंसी का मैचिंग फिनोमेना है, वो एक अलग टॉपिक होगा। ठीक है, ये जैसी इस लेयर से रोशनी निकल जाती है, सॉरी, लेयर जैसी हम स्ट्रेटोपाज को जो है क्रॉस करते हैं, ये हो गया ट्रोपोपाज, ये हो गया स्ट्रेटोपाज। इसकी रेंज 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है ना, ये रेंज भी मैंने लिखा है। फिर टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है, और ऑलमोस्ट -83 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, यानी यहाँ तक ये लेयर खत्म हो जाता है, और ये दरिया टेम्परेचर -83 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ तक पहुंच जाता है? मेसोपॉज पर, मेसोपॉज पर। ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर यही है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंतहाई कम हो जाता है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है? और ये लेयर 80 to 90, 40 से लेकर 50 के रेंज से लेकर 80 to 90 मौजूद होता है, यानी इसका रेंज ये है, 80 to 90 किलोमीटर तक वजूद रखता है। 40 to 50 से स्टार्ट है। फिर वही बात है कि एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये आपके पास मेटेरियोलॉजिकल रॉकेट्स, भाई टीचर से मत टकराओ ना, तो मत से मेसोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक मेटेरियोलॉजिकल रॉकेट्स और मेटियोर यहाँ पे बर्न होते हैं। वो जो मेटियोर्स होते हैं, जो हमारे, जिसको हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, जो रात के अंधेरे में हम देखते हैं कि एक स्टार जो है वो गिर गई, तो हम कहते हैं कि स्टार आया। लेकिन ये मेटियोर है जो जैसे ही ज़मीन के मदार में एंटर होता है, चूँकि ज़मीन के मदार में, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं, इन गैसेस के साथ ये क्या कर देता है? फ्रिक्शन करता है।
इस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, बर्निंग स्टार्ट करता है। तो बर्निंग स्टार्ट की वजह से ये बर्न होता है, हम इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। तो ये जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, जिसको हम मेटियोर्स कहते हैं, वो यहाँ ही बर्न होते हैं, इस लेयर में ख़त्म हो जाते हैं, राख में कन्वर्ट हो जाती है। इनकी स्पीड इंतहाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन करते हैं। 15 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है एवरेज, ठीक है ना, कितने, 15 km पर सेकंड, राइट। दूसरा क्या है, मेटेरोलॉजिकल रॉकेट्स भी यहाँ पे घूमते फिरते हैं। ये मेटेरोलॉजिकल रॉकेट्स क्या है, मेटेरोलॉजिकल रॉकेट्स वो रॉकेट्स है जो रिसर्च रॉकेट्स होते हैं, जो बहुत सारे हमारे पास फिनोमिनाज होते हैं, एनवायरमेंटल फिनोमिनाज होते हैं, टेम्परेचर को मैर करना, या प्लानिटरी सर्कुलेशन मालूम करना, या हवाओं का रुख मालूम करना, या हमारे पास जो वगैरह जो जिसको हम कहते हैं स्पार्को कहते हैं, नासा कहते हैं, इनकी रिसर्च सेंटर्स जो हैं इनके लिए काम करना, ये सारे हमारे पास मेटेरोलॉजिकल रॉकेट्स करते हैं, ठीक है। वो भी यहाँ पे हमारे पास वजूद रखते हैं। ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर। अच्छा, जैसे ही हमारे पास 80 to 90 किलोमीटर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये मेसोपास कहलाता है, मेसोपास ख़त्म हो जाता है, और फिर हमारे पास एक और लेयर शुरू होता है, उस लेयर का नाम है थर्मोस्फेयर। ये स्टार्ट लेता है 80 to 90 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक ये वजूद रखता है। एक चीज़ और याद रखें कि जो हमारे पास किलोमीटर्स वगैरह होते हैं, ये स्पेसिफाई 100% नहीं है, कहीं आपको कुछ और मिलेगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन के हवाले से, कहीं किलोमीटर थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा कम होगा, वो डिपेंड करता है इनकी हमारे पास जो अल्टीट्यूड्स है, इन पे डिपेंड करता है। इस वजह से कहीं कोई ज़्यादा लिखता है, कहीं कोई कम लिखता है। तो ओवरऑल जो एवरेज रेंज है वो ये है। यहाँ पे हमारे पास दो लेयर पाए जाते हैं, एक अपर लेयर पाया जाता है, एक लोअर लेयर पाया जाता है, इसी हमारे पास थर्मोस्फेयर में, जो कि किस से कहाँ तक है, 80 to 90 to 800 किलोमीटर तक, इस रेंज में। ऊपर वाले लेयर को ई लेयर कहा जाता है, नीचे वाले लेयर को डी लेयर कहा जाता है। और ये दोनों लेयर्स जो हैं ये चार्ज पार्टिकल्स का लेयर है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखें कि ये डी लेयर अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है कि इसका काम क्या होता है। हमारे सन के ज़मीन के सरफेस से जो रेडिएशंस इमिट होते हैं, ख़ासकर टावर्स से टेलीफोनिक सिग्नल्स होते हैं, ये डी लेयर का मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, डी लेयर का मेन काम क्या है। ये डी लेयर से डी लेयर तक ये हमारी जो मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, टेलीविज़न सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल्स जाते हैं डी लेयर में। डी लेयर चूँकि आयनिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं यहाँ पे, इनके साथ टकराते हैं। अगर डी लेयर नहीं होता तो हमारे पास टेलीफोनिक सिग्नल्स, मोबाइल सिग्नल्स, ये जो हम बातें करते हैं मोबाइल्स पर, ये वापस ये वो नहीं होते। इस लेयर के साथ क्या हो जाते हैं, टकराते हैं, वापस आते हैं। ये काम है डी लेयर का, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल है, आयनिक चार्ज पार्टिकल। अच्छा, इसको एक और स्फीयर भी नाम दिया गया है, इसका नाम है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर कहलाता है क्योंकि यहाँ पे आयंस होते हैं। ये आयंस क्या कर देते हैं, ये आयंस इन लेयर्स को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी सिग्नल रिफ्लेक्ट कर देती है। कौन, डी लेयर। और ये किधर पाया जाता है, ये बिल्कुल जैसे ही थर्मोस्फीयर शुरू होता है तो ये यहाँ पे वजूद रखता है। एक हमारे पास ई लेयर है। ई लेयर क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तादाद पाई जाती है। किस हालात में पाई जाती है, आयंस की फॉर्म में। अब बोलेंगे आयंस की फॉर्म क्या है, जब हमारे पास कोई भी गैस, एटमॉस्फेरिक गैस जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। आयंस में कन्वर्जन के बाद ये क्या होता है कि ये आयंस, ऑक्सीजन आयंस और नाइट्रोजन आयंस, सूरज की तरफ जो रोशनी आ रही है, गर्म रोशनी आ रही है, बहुत तेज़ रोशनी आ रही है ना, याद रखिए यहाँ पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। किधर, हमारे पास थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी बड़ी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं ये आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं।
सोलर विंड इसके साथ क्या कर देते हैं, स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है। कोलिजन के दौरान क्या होता है कि यहां से रेडिएशंस इमिट होते हैं, ब्राइट रेडिएशंस इमिट होते हैं। ब्राइट रेडिएशन से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब सोलर विंड आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करता है, यहां से ब्राइट विंड निकलती है और ये आपको सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नजर आएगी। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो लाइट आपको नजर आती है इसको पोलर लाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर लाइट्स। अब ये पोलर लाइट्स क्या करती हैं, ये दो बड़ी किस्म की रोशनी पैदा करते हैं, नॉर्थ पोल पर भी साउथ पोल पर भी। ऑस्ट्रेलिया हमारे साउथ पोल पर है और दूसरा हमारे पास नॉर्थ पोल है। इस लाइट को, इस पोलर लाइट को अरोरा कहते हैं, ब्राइट लाइट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू द सोलर विंड ऑफ द सन। ठीक है, ब्राइट लाइट या पोलर लाइट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट बोथ पोल्स, दोनों पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर जो लाइट नजर आती है उसका नाम है अरोरा बोरेलिस। ऑस्ट्रेलिया हमारे साउथ पोल पर है, इसलिए साउथ पोल पर जो लाइट नजर आएगी उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये दो लाइट नजर आएंगी, दो लाइट, ब्राइट लाइट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस और साउथ पोल ऑस्ट्रेलिया अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये होते हैं। ये दो लाइट्स किधर पाए जाते हैं, ये ई लेयर में पाए जाते हैं, या मजीद आयनिक चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, इस लेयर के बाद हमारे पास क्या हो जाते हैं, 800 किलोमीटर के बाद 3000 किलोमीटर तक ये हमारे पास ये लेयर रहता है। ठीक है, सॉरी 800 किलोमीटर तक, 800 किलोमीटर के बाद 3000 किलोमीटर तक जो हमारे पास एक्सोस्फीयर एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट्स ट्रेवल करते हैं, स्पेसशिप्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, ये सारे हमारे पास किधर होते हैं, या स्पेस रॉकेट से भी इनको कहते हैं, ये हमारे पास कहाँ वजूद रखते हैं, ये हमारे पास एक्सोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपोजिशन जो हमारे पास पूरे एटमॉस्फेयर का था। और अगर इस हवाले से भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जो है सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों की कमेंट का जवाब दे दूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। काइंडली एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।